Hello friends, welcome all of you at Banswal Institute for Life Sciences. Today we are here to discuss about some important topics for the Unit First Biochemistry from your syllabus of CSI NET exam. Let's start this interesting or most important informative session with me. I hope it will be more valuable for all of you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और देखिए स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्डिंग्स, और साथ में सिलेबस का जो सी पार्ट है उसमें दिया हुआ है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, जिसमें वॉन डर वाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, ये सारे इंटरेक्शंस हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग्स भी यहाँ पे होती है। ठीक है, इन दोनों को लेके आपको कौन से टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, एक तो आपको क्या है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन, इनके आइसोटॉप्स हैं। इनके सारे आइसोटॉप्स आपको पता होने चाहिए। रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए इश्यूज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी, डीके और हाफ लाइफ, है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। साथ में आपको क्या है कि जैसे आयरन है, एमएन है और एमजी है, इनके आयनाइजेशन स्टेट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और एक आपको जो क्वेश्चन मिलता है बहुत बार वो होता है कि जो डिफरेंट प्रकार की कंपेरेटिव बॉन्डिंग्स है ना, इनका स्ट्रेंथ को लेके जो कंपैरिजन है वो आता है। तो आपके वीक वाले हैं और जो कोवलेंट है, उन सब की बॉन्ड एनर्जीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो वीक इंट्रैक्शंस है उनका डीएनए की स्टेबिलिटी हो, आरएनए की स्टेबिलिटी हो या प्रोटीन की स्टेबिलिटी हो, इनमें जो रोल होता है वो आपको क्लियर करना है। और साथ में ही आपको जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स हैं जैसे क्लोरोफिल्स वगैरह ना, ये भी आपको देखने कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग्स है वो पाई जाती है। एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके जो क्वेश्चन आता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके आता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो पूछी जाती है कि डोनर और एक्सेप्टर जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनके बीच का एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसे आपको हाइड्रोफोबिसिटी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, यानी कि प्रोटीन को लेके और मेम्ब्रेन की इंटीरियर के अंदर जो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है उसको लेके वीक इंट्रैक्शन कैसे काम करते हैं आपको क्लियर करना है। साथ में आपको डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स हैं उनको लेके प्रोटीन की स्टेबिलिटी, इवन कुछ खास प्रकार के प्रोटीन जैसे कि कोलेजन्स वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, उनमें इसके रोल को आपको क्लियर करना है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें पॉइंट नंबर 2 में कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स हैं। और देखिए ऐसे ही सेम सेक्शन है वो पॉइंट नंबर जी है, जहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोटिव्स, डोमेन, फॉल्ट, ये सब हैं। और साथ में ना जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आरएनए के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रो आरएनएज हैं, उनके कंफर्मेशंस हैं। एंड आई सेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स दिया हुआ है, यानी कि ये सारा एक ही सेक्शन है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन्स के बारे में सारा कुछ देखना होता है। तो मैंने कलेक्टिवली इनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाले हैं, आप उनको देख लीजिए। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के पैटर्न्स आपको तैयार करने हैं, है ना। जब भी आप डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पे जाते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के पैटर्न के क्वेश्चन वो बी पार्ट में भी होते हैं, सी पार्ट में भी होते हैं। एनोमेरिक जो कार्बन है, अल्फा बीटा इंटरकन्वर्जन जो होते हैं, उनके रेशियो जो होते हैं और उनके परसेंटेज कैलकुलेशन जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेक्शन और आइसोलेशन की जो टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफी से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, वो आपको कवर करने हैं। लिपिड्स की बात करेंगे तो वैसे तो आपको सब कुछ तैयार करना होता है, बट स्पेशल टाइप्स ऑफ लिपिड्स दे आर इम्पोर्टेंट हियर। देन टीएम वैल्यूज़ क्या होती हैं, बॉन्ड लेंथ है, सैचुरेशन है, कैसे प्रभावित करता है, ये आपको देखना है। और ख़ास प्रकार की जो बॉन्डिंग्स हैं जिसमें आपको ईथर बॉन्डिंग्स मिल जाते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद में अमीनो एसिड की बात करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है कि अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। ये सिंगल अमीनो एसिड के लिए भी पूछे जाते हैं और पेप्टाइड्स के लिए भी पूछे जाते हैं।
देन आपको एमाइड बॉन्ड के फीचर्स हैं, डाइहेड्रल एंगल्स, पाई साइज के बारे में, और रामचंद्रन प्लॉट को अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। प्रोटीन फोल्डिंग की बात की जाए तो आपको फोल्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से भी समझना है, वीक इंटरेक्शन के हिसाब से भी समझना है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के हिसाब से भी समझना है, और फ्री एनर्जी चेंज के हिसाब से समझना है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी की, तो वहाँ पे डीनेचुरेशन के हिसाब से पेप्टाइडेज एंजाइम्स का रोल आता है। तो सभी प्रकार के एंजाइम्स हैं जो आपने तैयार किए हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, मेमोराइज करना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस हो आते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो ए, बी, जेड फॉर्म, इनके कंपेरेटिव फीचर्स आपको तैयार करने हैं। जेड फॉर्म जो है उसको अच्छे से तैयार करना है ना। और जेड फॉर्म के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए। ऐसी बात करें तो डीएनए की स्टेबिलिटी बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें जीसी कंटेंट वगैरह है या आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। आयनिक स्ट्रेंथ कैसे प्रभावित करती है वो आपको पता होना चाहिए। और जो एक्सट्रीम हैबिटाट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनकी डीएनए स्टेबिलिटी जिससे हाई होती है वो आपको कंफर्म करना है। और इसके बाद में और देखा जाए तो विटामिन्स का जो सेक्शन है उसमें हालांकि कई बार डिजीज भी पूछी जाती है, वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो एंजाइम्स के साथ में एज ए को फैक्टर विटामिन से वो काम करते हैं। तो आपके सिलेबस में मेनली आप लास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे को फैक्टर्स में मिल जाएंगे, वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है। तो ऐसे करके आप इन सेक्शंस को तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में सेक्शन होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि कैलकुलेशन बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उसको एस्केप करते हैं। अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे तो पीएच कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा, बफर से जुड़े हुए फीचर्स हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, और रिएक्शन काइनेटिक्स को लेके जो रेट कांस्टेंट्स के कैलकुलेशंस हैं वो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। ऐसे ही एंट्रोपी और एंथैल्पी, इनसे जुड़े हुए जो कैलकुलेशन वर्क्स हैं वो सब आपको क्लियर। इसमें बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफ़र, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफैक्शन, ये सब है। और साथ में जो पॉइंट नंबर जे है कि मेटाबॉलिज्म है सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वाटर, तो इंटीग्रेशन होता है एक प्रकार से सारा ना। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्या है कि एकदम से देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री का सबसे शानदार सेक्शन है सिलेबस वाइज देखें तो। यहाँ आपको एक तो पूरी बेसिक मैकेनिज़म्स हैं वो आनी चाहिए, और बेसिक मैकेनिज़म्स के बाद में अगर हम बात करें तो हर एक मैकेनिज़्म का जो कंट्रोल एस्पेक्ट है वो आपको कवर होना चाहिए। यानी कि रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज़म्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे वो कोई दूसरी स्टेप्स हो। एक आपको तैयार करना होता है कि इंटरकनेक्शंस हैं वो किस प्रकार से, यानी कि आपको इंटरकनेक्शंस हैं वो तैयार करने हैं, यानी कि एक बायोमोलिक्यूल दूसरे पाथवे से किस प्रकार से कनेक्ट है वो आपको देखना है। रेस्पिरेटरी चेन के अंदर आपको एटीपी फॉर्मेशन और हीट प्रोडक्शन, क्योंकि जो अनकपलर्स हैं, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ऐसे ही लिपिड्स की अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग चेन लिपिड्स को लेके और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेके आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस आपको प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों के लिए तैयार करनी है। साल्वेज पाथवे, यहाँ पे काम आने वाले एंजाइम्स और साथ में जुड़ी हुई जो डिजीज हैं, कुछ इम्यून डिजीज हैं वो आप। इसके बाद में फाइनली हमारे पास सेक्शन बचता है पॉइंट नंबर एफ, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसो एंजाइम, ये सब यानी कि एंजाइम को लेकर पूरा सेक्शन है। तो यहाँ से भी ऐसा है कि आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत बैड एरिया है। देखो मैंने यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे जो चीज़ें आपको सजेस्ट की हैं, आई होप आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर से मिल जाएगा। सुसाइड सबस्ट्रेट और सुसाइड एंजाइम के कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही माइकलिस मेंटन इक्वेशन है और उससे जुड़े हुए कैलकुलेशंस हैं वो आपको आने चाहिए। एक आपको जब भी एंजाइम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस करना आना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते। टर्नओवर निकालना आपको आना चाहिए, फॉल्ट प्यूरिफिकेशन, फॉल्ट कैलकुलेशन वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो माइकलिस मेंटन से भी आते हैं, और उतने ही क्वेश्चन जो है वो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट से भी आते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इनिबिशन मैकेनिज्म्स आपको पढ़नी है। इनिबिशन मैकेनिज्म्स के अंदर आपको दोनों एंगल से पढ़ना है, यानी कि उनके इक्वेशन वाइज भी समझना है और प्लॉटिंग वाइज भी समझना है। ऐसे आपको एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म है वो आपको तैयार करनी है।
एंड फाइनली आपको आइसोजाइम्स है, एलोजाइम्स है, राइबोजाइम्स है। ये बहुत छोटे छोटे से एक्शन हैं, आपको अच्छे से तैयार ऐसे करके आप बायोकेमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एक अच्छा स्कोर यहाँ से निकालना है तो बायोकेमिस्ट्री को आपको स्किप नहीं करना है। बायोकेमिस्ट्री से सिलेक्टेड चीज़ें आप तैयार कर लीजिए और बहुत आराम से तैयार हो जाती हैं। तो आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है, इट इज़ quite important for all of you and I hope this will be help to score better in this exam। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी के साथ में हम दोबारा आपसे मिलते हैं। टिल देन गुड लक, थैंक यू सो मच।